अच्छा, अब एमडी कैट के लिए हम अगला चैप्टर स्टार्ट करें जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इसका नाम है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में देखें, प्लांट वाला पार्ट तो ऑल्दो सिलेबस में डायरेक्टली इंक्लूड नहीं है, मगर मैं थोड़ा सा ऐसी चीज़ें कवर करते हुए जा रहा हूँ हर चैप्टर से, जो कि अगर आउट ऑफ सिलेबस हर साल यूजुअली श्योर होता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएँ, तो जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं वो एक्चुअली वही चैप्टर से यूजुअली होते हैं, चैप्टर मेंशन होते हैं सिलेबस में। तो हम थोड़ा थोड़ा इतना चीज़ें देखते जा रहे हैं कि अगर उनसे भी आपसे एमसीक्यू पूछे जाएँ तो आप उनको कवर कर सकें। हर साल 5-6 साल के बाद से आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू आए तो आप उनको सही आंसर कर सकें। इतनी चीज़ें हम करते हुए जा रहे हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेशन क्या है? सबसे पहले कोऑर्डिनेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि कनेक्शन हो, किसके किसके बीच में कनेक्शन, बिटवीन बॉडी फंक्शन। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो हमारे बॉडी में रिसेप्टर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कोई भी चेंज इन इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करती हैं। तो अभी चेंज इन इन्वायरमेंट क्या है? हाई टेम्परेचर। हाँ, ये डिटेक्ट करेंगी और फाइनली इस पूरे प्रोसेस के बाद क्या इफेक्ट होगा कि हमें स्वेटिंग होगी, ताकि क्या हो कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। तो बॉडी के फंक्शंस क्या हैं? एक्चुअली क्या करें, आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि डिटेक्ट करें हाई टेम्परेचर को, फिर स्वेटिंग करें। पूरी जो कोऑर्डिनेशन है हर चीज़ की आपस में हमारी बॉडी में, तो उनको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और कंट्रोल का क्या मतलब है कि कोऑर्डिनेशन से, पूरी कोऑर्डिनेशन से हम जो पूरा एक कंट्रोल इन्वायरमेंट हम अपनी बॉडी में जो जनरेट करते हैं, तो इसका मतलब ये है। अब कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को हम पढ़ते हैं। प्लांट के कुछ बिहेवियर होते हैं। क्या मतलब कि प्लांट अपनी ग्रोथ रेट को चेंज करते रहते हैं। ये यूजुअली बहुत डिफरेंट स्टिमुलाई होंगे, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये इन्वायरमेंट पे, ये वेदर पे, हर चीज़ पे डिपेंड करेगा। उसके बाद प्लांट क्या करते हैं, ये टर्जिडिटी को भी चेंज करते जाते हैं। टर्जिडिटी क्या है कि जैसे मिसाल के तौर पर लीफ है, इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा ऐड हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये टर्जिड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा थोड़ा। अगर पानी इससे निकल जाए तो क्या हो जाएगा, ये फ्लैसिड हो जाएगा, इसका मुरझा जाएगा थोड़ा। तो ये भी चेंज करते रहते हैं अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपने सीज़न के हिसाब से। उसके बाद सिसाइल मतलब मूव नहीं कर सकते, एक जगह पर जो है फिक्स होते हैं। उसके बाद इनका जो रिस्पॉन्स है कोई भी चीज़ का, वो स्लो होता है रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स के ज़रिए रिस्पॉन्स करते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में हार्मोनल रिस्पॉन्स भी होता है और दूसरा रिस्पॉन्स नर्वस रिस्पॉन्स भी होता है। नर्वस रिस्पॉन्स में बहुत फास्ट रिस्पॉन्स होता है। तो हार्मोन के ज़रिए हार्मोन एक जगह से, मिसाल के तौर पर यहाँ से हार्मोन रिलीज़ हुआ, इसने यहाँ जाना है, फिर यहाँ से ब्लड से ट्रैवल करते हैं, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ इफेक्ट देगा अपना, तो स्लो रिस्पॉन्स होता है। मगर जो न्यूरॉन के ज़रिए डायरेक्ट सिग्नल गया यहाँ चला जाता है, जो हमारी बॉडी में यूजुअली हो रहा होता है। पर प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं है। न्यूरॉन से, प्लांट में हार्मोन्स मौजूद होते हैं, तो इसलिए इनके अंदर जो रिस्पॉन्स होते हैं यूजुअली वो स्लो होते हैं। अब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो है प्लांट्स में, कौन कौन से ऐसे स्ट्रेस, ऐसी डिफ़िकल्टीज़ प्लांट फेस करता है इन्वायरमेंट की वजह से, क्या क्या हो सकती हैं कि एब्सेंस हो या शॉर्टेज ऑफ लाइट, मतलब कम लाइट हो जाए। प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड बनाने के लिए लाइट चाहिए, तो इसकी कम मिकदार हो या बिल्कुल ही लाइट ना हो, तो ये भी प्लांट के लिए एक स्ट्रेस हो सकता है। पानी प्लांट को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, अपने खाना बनाने के लिए, तो ये कम हो या एब्सेंस हो इसकी, ये भी प्लांट के लिए मुश्किल हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट को जो है वो खाना जो है, न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं वो भी अगर नहीं हो तो ये भी प्लांट के लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें का कम होना या इनका एब्सेंस होना, इनकी, ये प्लांट के सर्वाइवल के लिए क्या हो जाता है, प्लांट के सर्वाइवल के लिए थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद एक टर्म है एट्यूलेशन। एट्यूलेशन का क्या मतलब है, अगर प्लांट को विदाउट लाइट हम ग्रो कराएं, ठीक है, ऐसी जगह पर ग्रो कराएं जहाँ लाइट नहीं मौजूद, तो प्लांट बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर प्लांट है ये ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा विदाउट लाइट, ठीक है। अच्छा, ये टर्म का मतलब ये। एक और टर्म है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब क्या है कि शॉर्टेज ऑफ मिनरल्स, या थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूँ, शॉर्टेज ऑफ मिनरल्स है, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ मिनरल्स अगर हो जाए सॉइल में तो प्लांट क्या होगा, येलो कलर ले लेगा। क्यों? क्योंकि प्लांट मिनरल्स नहीं थे, मिनरल्स ना होने की वजह से प्लांट अपना क्लोरोफिल नहीं बना पाया, तो प्लांट का कलर जो है वो येलो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब प्लांट का डिफेंस का मतलब है कि बचाना, ठीक है। प्लांट पैथोजन से, ऐसे फॉरेन सब्सटेंस से, ऐसे सब्सटेंस से जो प्लांट को नुकसान पहुंचाएं, उनसे अपने आप को बचाता कैसे है कि प्लांट को अगर वुंड हो जाए, मतलब जैसे मिसाल के तौर पर हमें चोट लगती है तो आप देखेंगे एक ब्लैक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ऐसे ही प्लांट में अगर प्लांट वुंड हो जाए, प्लांट को कहीं चोट लगे, तो प्लांट एक कैलस फॉर्मेशन कर लेता है। कैलस फॉर्मेशन क्या है कि मास ऑफ एमॉर्फस सेल्स, ऐसे सेल जो कि डिफरेंशिएटेड ना हो, बिल्कुल मतलब ऐसे बिल्कुल ही रैंडमली अरेंज सेल जो हैं वो मिल के एक, जैसे मिसाल के तौर पर प्लांट था, इसको यहाँ पर कट लग गया, ठीक है। तो ये जो एमॉर्फस, जो बिल्कुल अनडिफरेंशिएटेड से सेल हैं, ये यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ आ जाएंगे और ये कट को कवर कर लेंगे। इसको हम कहते हैं कैलस फॉर्मेशन। अब प्लांट ट्यूमर्स क्या होते हैं? देखिए, ट्यूमर्स हम अपने अगर ह्यूमन्स में देखें तो कैंसर के लिए यूजुअली यूज़ करते हैं टर्म, और कैंसर एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड कर सकता है। इसीलिए कैंसर अगर बहुत ज़्यादा 3rd-4th स्टेज में पहुँच जाए तो यूजुअली कैंसर जो है वो मतलब बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लांट ट्यूमर जो हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता इनका कि प्लांट ट्यूमर जो हैं ये स्प्रेड करते हैं, मगर बहुत करीब एरियाज़ में। जैसे मिसाल के तौर पर ये प्लांट है पूरा, ठीक है, और ये लीव्स हैं इसके, सही। तो प्लांट का अगर यहाँ ट्यूमर है
तो हो सकता है वो इस जगह तक स्प्रेड कर जाए, बाकी पूरे प्लांट में स्प्रेड ना करे, ना ऊपर जा रहा है नीचे, तो बहुत नियर बाय टिश्यूज़ में स्प्रेड कर रहा होता है। प्लांट गॉल्स क्या होते हैं? ये होते हैं आउट ग्रोथ एंड प्लांट ड्यू टू पैरासाइट। पैरासाइट ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट को क्या करेंगे, इन्फेक्शन कर रही हैं प्लांट में, प्लांट को नुकसान पहुँचा रही हैं। तो इन पैरासाइट की वजह से आउट ग्रोथ, मतलब ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स आउट ग्रोथ निकल जाए प्लांट से, तो वो उसको हम कहते हैं प्लांट गॉल्स। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई कुछ टर्मिनोलॉजीज और कुछ छोटी छोटी सी बातें। अच्छा, अब अगला टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल रिदम्स। देखो बायोलॉजिकल रिदम्स क्या होते हैं कि ऐसी चीज़ें जो रिपीट हो रही हों, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो रिपीट हो रही हों उसको बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम सोते हैं, ठीक है, हम मिसाल के तौर पर एक बंदा है 10 बजे सोता है, ठीक है, अगले दिन दोबारा 10 बजे सोएगा, अगले दिन दोबारा 10 बजे सोएगा, तो ये रिदम में आ रहा है, मतलब ये चीज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है बार बार। तो ये मेंशन है ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी बिहेवियरल एक्टिविटीज़ जो रेगुलर इंटरवल पे रिपीट करें अपने आप को, इनको कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम। अच्छा, यूजुअली 2 मेंशन होते हैं बुक्स में, बट हम सेफ साइड रहने के लिए 4 पढ़ लेते हैं। इनके नाम मुश्किल नहीं है तो आसान। एक तो है अल्ट्राडियंस। अल्ट्राडियंस क्या है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो जिनकी रिपीटेशन हो 24 घंटे से ज़्यादा, ठीक है, मतलब जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा 10 पेस होता है, अगले दिन दोबारा 10 पेस होता है, 24 घंटे में एक बार हो रहा है, तो ये इनको हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अल्ट्राडियंस है। अल्ट्राडियंस ऐसे चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक दिन 10 बजे हुआ, फिर एक दिन छोड़ के 10 बजे हुआ, या कोई और टाइम पे हुआ, मतलब 24 घंटे से ज़्यादा वो टाइम ले रहा है वो एक्टिविटी रिपीट करने के लिए, उसको अल्ट्राडियंस कहते हैं। ऐसे सार्केडियन क्या होता है? सार्केडियन होता है 24 घंटे में एक बार रिपीट करें। ये फोटोसिंथेसिस की भी एग्जांपल है, ठीक है, प्लांट फोटोसिंथेसिस डे लाइट में करते हैं, फिर अगले दिन डे लाइट में करते हैं। ये हम जैसे सोते हैं, अगर मिसाल के तौर पर एक बंदा 10 बजे सोता है, अगले दिन दोबारा 10 बजे सोएगा, तो इसके सार्केडियन रिदम होगा ये। ऐसे ही इंफ्राडियंस क्या होता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो 24 घंटे से ज़्यादा हों मगर एक साल से या 365 डेज से कम हो उसमें रिपीट करें। इसकी एग्जांपल आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कब रिपीट होता है? हर 28 दिन में 5 से 6 दिन होते हैं जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल तो ज़ाहिर 28 दिन में पूरा चल रहा होगा, बट जो मेंस्ट्रुएशन है वो 5 से 6 दिन में होती है, फिर वो पूरा साइकिल जो है वो चलता रहता है। बट ये साइकिल कब कंप्लीट होता है? कंप्लीट होता है 28 दिन में, ठीक है। तो ये 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, एक दिन से ज़्यादा, और एक साल से कम, मतलब 28 दिन है, तो ये इसको हम इंफ्राडियंस की एग्जाम्पल में आ जाएगा। ऐसे ही सार्क एनुअल क्या होता है? सार्क एनुअल एक साल से ज़्यादा लगे कोई भी साइकिल को रिपीट होने में, ठीक है, जैसे फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग को यूजुअली एक साल से ज़्यादा लग जाता है। तो ये बायोलॉजिकल रिदम्स की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, अब कोई भी चीज़ अनकोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसके लिए कोई स्टिमुलाई, मतलब चेंज इन एनवायरनमेंट, कोई सिग्नल होगा जो बताएगा कि अब ये काम होना है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हमें नींद आ रही है तो पूरे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, हमें नींद आ रही है उस वजह से। तो ऐसे ही वो स्टिमुलाई को चेंज इन एनवायरनमेंट जो है, जो इन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करे, वो एक्सोजिनस भी हो सकता है, मतलब बाहर इन्वायरमेंट से कोई चीज़ हो जो इन चीज़ों को, इन पूरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करिए, या एंडोजिनस, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर वो चीज़ मौजूद हो, कोई हार्मोन्स हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। तो एक्सोजिनस या एंडोजिनस कोई भी स्टिमुलाई, कोई भी चेंज इन एनवायरनमेंट जो सारी एक्टिविटीज़, जैसे हमने देखा चारों टाइप्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकती है। या यूजुअली होता है किसी जो है वो ऑर्गेनिज्म में एंडोजिनस हो, एक्सोजिनस हो सकते हैं, किसी में एंडोजिनस और किसी में दोनों भी हो सकते हैं, मिलकर सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करें। बट आपने क्या ध्यान में रखना है कि हर एक्टिविटी के लिए कोई ना कोई स्टिमुलाई, कोई ना कोई सिग्नल होना चाहिए, वो या तो बॉडी से बाहर हो या बॉडी के अंदर हो, या हो सकता है दोनों से मिलकर वो एक्टिविटी कंट्रोल हो रही हो। अच्छा, अब यूजुअली इन्वायरमेंट और जीन से दोनों मिलकर कोई भी हमारे पास एक्टिविटी है, जैसे मिसाल के तौर पर एक्टिविटी है कोई भी, आप समझें स्लीप है, स्लीप का लेना देना इन्वायरमेंट से भी होगा। जैसे मिसाल के तौर पर लाइट बंद करेंगे हम, ठीक है, खामोशी होगी तभी हमें नींद आएगी। और दूसरा हमारी जीन से भी लेना देना होगा, ठीक है, जीन्स मौजूद हैं, जीन से हमारे वो हार्मोन्स वगैरह हर चीज़ जीन्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, इसकी वजह से हमें स्लीप जो है इंड्यूस हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें, कोई भी एक्टिविटी हो, दोनों चीज़ें जो है यूजुअली अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। अच्छा, इसके बाद प्लांट हार्मोन्स। और प्लांट हार्मोन्स में सबसे पहला हार्मोन हमने पढ़ना है ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा डिटेल, मतलब इतनी डिटेल में करेंगे कि आपके एमसीक्यू आए तो एमसीक्यू आप में परेशान ना हो आप एमसीक्यू में। अच्छा, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का रोल अलग अलग जगह पर, अगर स्टेम में देखें, स्टेम क्या होता है, देखें ये हमारे पास स्टेम में प्लांट का मेन पार्ट है, नीचे जो है वो रूट्स हैं, ठीक है, और जो है हमारे पास प्लांट का ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा, तो जो स्टेम है, प्लांट का जो स्टेम है, इसमें क्या करता है कि सेल की इनलार्जमेंट को, मतलब सेल को बड़ा करने में, ये सेल को ग्रोथ करने में ऑक्सीजन अपना रोल प्ले कर रहा होता है। रूट में क्या होता है कि रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो आपने क्या चीज़ याद रखनी है, स्टेम में ऑक्सीजन जो है, स्टेम में तो ग्रोथ बढ़ाएगा मगर रूट में ग्रो क्या करेगा, कम करेगा। अच्छा, मेन रोल इसका यही है, रूट में ग्रोथ को कम करता है और स्टेम में ग्रोथ को बढ़ाता है। बस ये दो चीज़ें आप इसके फिलहाल यहाँ याद रख लें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी फिलहाल इसको छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, अब शूट में क्या करता है, ये बर्ड मैच्योरेशन करता है, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर प्लांट के टॉप पे यहाँ पर बर्ड फॉर्मेशन है,
ठीक है, जिससे बड से क्या निकलना है, फ्लावर या कुछ कोई भी और चीज़ निकल सकती है। तो ये जो बड जो है ये बड की मैच्योरेशन कराता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि एपिकल डोमिनेंस। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये बड जो है, जैसे मिसाल के तौर पर बड यहाँ भी हो सकता है, बट कहीं भी प्लांट में है तो उसकी क्या करेगा, उसकी मैच्योरेशन कराएगा, बड से फ्लावर निकल रहे होंगे यूजुअली। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो जाए। अच्छा, उसके बाद एपिकल डोमिनेंस क्या है। एपिकल डोमिनेंस ये होती है, अगर ये प्लांट है, प्लांट का टॉप पार्ट है, यहाँ पर ये यूजुअली ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और यहाँ से प्लांट को एपिकली, मतलब एपिकल का मतलब टॉप पे ग्रोथ कराएगा। तो एपिकल डोमिनेंस ये है कि प्लांट के टॉप पे प्रोड्यूस होकर वहाँ ग्रोथ कराएगा। और लीफ की एजिंग को, मतलब प्लांट को हरा भरा रखेगा, उसकी एजिंग को, उसके बूढ़े होने को डिले करेगा। तो ये भी इसके रोल में आ जाता है। तो ये कुछ 5-6 रूल्स हैं जिनके आपको याद होने चाहिए। अच्छा, अब इसके सिंथेटिक फॉर्म में क्या क्या आ जाता है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड आ जाता है। ठीक है, सिंथेटिक फॉर्म में, और उससे 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये 2 इसकी सिंथेटिक फॉर्म्स हैं। अब इनके एक एक फंक्शन भी देख लेते हैं। जो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है, पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस कराता है। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, देखें, आपने फीमेल प्लांट का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये होता है यहाँ पर ऐसा, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, और यहाँ ओवरी नीचे, और ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद होता है। ये ओव्यूल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवरी होती है फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सीड पहले बनता है फिर फ्रूट बनता है। ये ऐसा कोई प्रोसेस हो जाए जिसमें सीड ना बने, डायरेक्टली ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, डायरेक्टली ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। ठीक है, और जो 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, ये वाला, ये क्या करता है, सेलेक्टिव वीट किलर है। वीट किलर मतलब झाड़ियाँ वगैरह जो आ जाती हैं उनको मारता है। अच्छा, ये तो हो गई सिंथेटिक फॉर्म। अब अगला है हमारे पास गिबरेलिन। गिबरेलिन क्या है, ये भी सेल इनलार्जमेंट को प्रमोट करता है, जैसे ये कर रहा था सेल इनलार्जमेंट को प्रमोट, मगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन है प्लस गिबरेलिन है, तो सेल इनलार्जमेंट जो है, सेल इनलार्जमेंट को सी से लिख रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब दोनों मिलकर जब काम करेंगे। तो ये है कि दो अगर बंदे हैं तो ज़्यादा बेहतर है, एक बंदा है तो क्या है, 2 बंदे हैं तो ज़्यादा बेहतर है, एक बंदा तो अकेला होगा, ज़ाहिर है वो कम काम कर सकेगा, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, ऐसे ही ये सेल डिवीजन को भी प्रमोट करते हैं। सेल डिवाइड होंगे तो ग्रोथ होगी। ठीक है, और बड इनिशिएशन, वही जैसे मैंने बताया कि प्लांट है, यहाँ से इसका बड निकला है, तो बड फ्लावर वगैरह निकलने हैं, तो वो क्या करेगा, बड को ग्रोथ कराएगा। तो मिलते जुलते फंक्शन है। उसके बाद लीफ की भी ग्रोथ कराता है, लीफ को भी ग्रो कराएगा, फ्रूट को भी ग्रो कराएगा, सारी चीज़ें। उसके बाद एक चीज़ क्या है कि बड और सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करेगा। जैसे ये क्या होता है, देखिए, डोरमेंसी ऐसा पीरियड होता है जिसमें अनफेवरेबल कंडीशंस हों और उस कंडीशन में प्लांट जो है अपनी ग्रोथ को रोक दे। ठीक है, तो बड वैसे स्ट्रक्चर से फ्रूट वगैरह निकलना है, और सीड जो है, ये जो अगर ऐसे इनएक्टिव पीरियड में चला जाए तो प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऐसी कंडीशन जैसे पानी की किल्लत हो गई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो इन कंडीशंस में, एक्सट्रीम कंडीशंस में प्लांट क्या करता है कि डोरमेंसी में चला जाता है। तो गिबरेलिन की मदद से क्या होता है, डोरमेंसी टूट जाती है और प्लांट दोबारा ग्रो करना शुरू कर देता है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट ऑफ रेड लाइट है। अब ये रेड लाइट का क्या फंक्शन है, रेड लाइट जो है फ्लावरिंग को लॉन्ग डे प्लांट में क्या करता है, प्रमोट और इनहिबिट करता है फ्लावरिंग को शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट ऐसे प्लांट जिनको ज़्यादा लाइट चाहिए हो, शॉर्ट डे प्लांट ऐसे प्लांट जिनको कम लाइट चाहिए। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने 15-20 मिनट लगा के डिस्कस किया है दूसरे चैप्टर्स में, तो वहाँ पर इसकी डिटेल और आएगी। बट अब यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इतना बताऊँगा कि रेड लाइट को सब्सटीट्यूट करता है, और रेड लाइट का फंक्शन ये होता है कि फ्लावरिंग को लॉन्ग डे प्लांट में बढ़ाती है रेड लाइट, और इनहिबिट करती है फ्लावरिंग को शॉर्ट डे प्लांट में। अच्छा, अब गिबरेलिन का कमर्शियल इंपॉर्टेंस भी होगी कोई, तो गिबरेलिक एसिड जो है कमर्शियली हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि ये सीड को, ग्रोइंग सीडलेस ग्रेप्स, मतलब जो ग्रेप्स अंगूर हैं उनको सीडलेस ग्रेप्स को ग्रो कराता है सीड के बगैर। उसके बाद दूसरा बेरी साइज, ऐसे फ्रूट जिनके मतलब जैसे हमारे पास अंगूर हैं उनके जैसे दाने होते हैं, तो ऐसे वाले फ्रूट्स का साइज़ बढ़ाता है। उसके बाद क्या करता है, ब्रोइंग इंडस्ट्री में, मतलब ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ अल्कोहल वगैरह बननी है, अल्फा माइलेज की प्रोडक्शन बढ़ा देता है बारले से। ठीक है, बारले है हमारे पास, बारले से अल्फ़ा माइलेज की प्रोडक्शन बढ़ाएगा, और अल्फ़ा माइलेज ही यूज़ होता है फिर अल्कोहल वगैरह की प्रोडक्शन में। तो इसका थोड़ा सा अल्कोहल ब्रूइंग इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ आ रहा होता है। और ये गिबरेलिन का कौन सा, अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जानना है तो गिबरेलिक एसिड होता है, GA यहाँ मेंशन है, और ये इसके टाइप 3। ठीक है, ये यूजुअली ज़्यादा यूज़ होती है अल्कोहल वाले फिनोमिना में। अगला जो हार्मोन है वो साइटोकिनिन। साइटोकिनिन क्या करता है कि स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाता है। स्टेम वही जो प्लांट का मेन पार्ट है, ये वाला स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाएगा, कैसे, सेल डिवीजन करके, जाहिर है। और लेटरल रूट ग्रोथ को बढ़ाएगा। देखें, लेटरल ग्रोथ ये है, साइड्स में ग्रोथ, लेटरल ग्रोथ होगी, रूट को साइड्स में ग्रो कराएगा, और लीफ की भी ग्रोथ को बढ़ाएगा, फ्रूट की भी ग्रोथ को बढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी बड के डोरमेंसी को ब्रेक करेगा, जैसे ऊपर हमने देखा। और स्टोमेटल ओपनिंग, मतलब स्टोमेटा ऐसे स्ट्रक्चर है जिससे गैसेस का एक्सचेंज, और जो प्लांट्स है, जैसे प्लांट का ये लोअर सरफेस, यूजुअली ज़्यादा लोअर सरफेस पे किडनी शेप सेल होते हैं। ठीक है, इनको गार्ड सेल कहते हैं, उसके बीच के स्पेस को कहते हैं हम स्टोमेटल। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, इससे गैसेज एक्सचेंज मतलब प्लांट में ऑक्सीजन आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, या अगर रात का टाइम है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, और रात का टाइम में तो ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होता है, मैं आपको बता देता हूँ और डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं इस पॉइंट को। ये प्लांट का अगर लीफ का स्ट्रक्चर है, नीचे किडनी शेप्ड सेल मौजूद होते हैं। ठीक है, दिन के टाइम क्या होगा, दिन के टाइम प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अंदर और बाहर ऑक्सीजन को देते हैं। रात में ऑपोजिट हो जाता है कि प्लांट ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर दे रहे होते हैं, क्योंकि प्लांट को भी रिस्पिरेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है। तो ये स्टोमेटा को, ये ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ से गैसेज एक्सचेंज भी हो रही है और जहाँ से ट्रांसपायरेशन मतलब प्लांट जो है अपना वाटर को बाहर भी निकालता है, स्टोमेटा के ज़रिए ही एक्सेस वाटर को बाहर निकालता है एनवायरनमेंट में। तो ये स्टोमेटा को ओपन करता है। इसके दो ये मेन फंक्शन हैं। उसके बाद डिले इन लीफ सेनेसेंस। लीफ सेनेसेंस हम यहाँ पर भी है, इस जगह पर यहाँ पर हम पढ़ेंगे एब्सिसिक एसिड में, जिसका मतलब होता है कि लीफ को ख़राब होने से बचाता है। ठीक है, तो डिले इन लीफ सेनेसेंस लीफ को ख़राब होने से बचा रहा होता है, तो ये साइटोकिनिन है। इसका कमर्शियल यूज़ क्या है, ये भी एजिंग को डिले करता है, इसके ऊपर हमने देखा, और डोर्मेंसी ऑफ सीड्स को ब्रेक करता है, ये यहीं पर हमने मेंशन है ये चीज़ें। अब ग्रोथ इनहिबिटर को हमने पढ़ना है। ऐसे ये अब तक जो हमने पढ़े ग्रोथ क्या थे, स्टिमुलेटर थे, मतलब ग्रोथ को बढ़ा रहे थे। अब हम ऐसे हार्मोन्स को पढ़ेंगे जो ग्रोथ को क्या करें, कम करें। एब्सिसिक एसिड है सबसे पहले, मेन यही है। ठीक है, मेन एब्सिसिक एसिड ये क्या करता है, स्टेम और रूट की ग्रोथ को क्या कर देता है, कम कर देता है ड्यूरिंग स्ट्रेस। यूजुअली स्ट्रेस क्या होता है, जैसे ड्राउट हो गया, पानी की किल्लत मतलब, तो ये स्टेम और रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। दूसरा कि बड और सीड की डोर्मेंसी, वही मैंने बताया था, सीड और बड की डोर्मेंसी जो है वो मतलब इनएक्टिव पीरियड में चले जाएंगे, तो ये इनएक्टिव पीरियड को बढ़ा देता है उनको, ताकि वो स्लीप वाले पीरियड में रहें। अच्छा, इसके बाद क्या करता है, ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। किसमें, शॉर्ट डे प्लांट में, मतलब ऐसे प्लांट जिनको कम लाइट चाहिए, और इनहिबिट करते हैं लॉन्ग डे प्लांट में, ऐसे प्लांट जिनको ज़्यादा लाइट चाहिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। शॉर्ट डे लॉन्ग डे की जो डिटेल है हमने दूसरे चैप्टर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद ये लीफ के सेनेसेंस मतलब लीफ के ख़राब होने को ये क्या करता है, प्रमोट करता है, लीफ को ख़राब करता है, और स्टोमेटा को क्लोज करता है इन वाटर स्ट्रेस। क्यों, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर पानी वैसे ही कम है एनवायरनमेंट में, और ये अगर प्लांट के लीफ का स्ट्रक्चर यहाँ स्टोमेटा ओपन हो जाए, पानी यहाँ स्टोमेटा से बाहर निकले, और प्लांट के अंदर भी क्या है, पानी कम है, ज़्यादा एनवायरनमेंट में कम है, तो प्लांट में भी कम होगा। तो जब प्लांट के अंदर भी पानी कम है और पानी को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो और कम हो जाएगा, इसलिए ये स्टोमेटा को क्लोज रखता है। और कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है कि फ्रूट ड्रॉप को, मतलब क्या है कि अगर जैसे मिसाल के तौर पर फ्रूट बन गया है, अब बिल्कुल तैयार है, अब उसको नीचे गिरना है, ठीक है, तो उसको ये प्रमोट करता है। अगर तो हम उस पर लेबल लगाएं और लेबल लगा के फ्रूट को तोड़ें तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। अगर हम ये एब्सिसिक एसिड को यूज़ कर लें और सारे फ्रूट ड्रॉप हो जाए, हम उसको उठा लें और मतलब मार्केट में बेच दें, तो ये इसकी क्या है, कमर्शियल इंपॉर्टेंस में आ जाता है। उसमें इथीन का जो आप फंक्शन देखेंगे, ये प्रोमोटर और इनहिबिटर के दोनों काम कर रहा होता है। अब देख लेते हैं, आपको आइडिया भी हो जाएगा। ये क्या करता है, स्टेम की ग्रोथ को कम करेगा स्ट्रेस में। ठीक है, ये तो हो गया, चलें इसका इनहिबिटर वाला फंक्शन आई लिख देता हूँ। उसके बाद क्या करता है, रूट की ग्रोथ को भी कम करता है, तो यहाँ पे मैं आई लिख देता हूँ। और ये मगर अब यहाँ पर अगर देखें, ये है स्टिमुलेटर वाला, एस लिख रहा हूँ स्टिमुलेटर की जगह। ये बड की डोर्मेंसी को ब्रेक करता है। बड वही है, ऐसे स्ट्रक्चर से इनसे फ्रूट वगैरह बनना है, तो उसकी डोर्मेंसी को जब ब्रेक करेगा तो बड से फ्रूट वगैरह बनेंगे। उसके बाद फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। फ्लावरिंग ज़्यादा हो किसमें, यूजुअली पाइनएप्पल प्लांट में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, और राइपनिंग मतलब फ्रूट के पकने को प्रमोट करता है। तो ये वाले आखिर वाले तीन जो है स्टिमुलेटर्स हैं इसके। तो और ये जो आखिर दो है, पाइनएप्पल की फ्लावरिंग को प्रमोट करना और फ्रूट के राइपनिंग को, ये कमर्शियल इंपॉर्टेंस में भी आ जाता है। ठीक है, अच्छा भाई, अगला अगर हम देखें तो एथिफोन है। एथिफोन एक केमिकल है। ये क्या करता है, अगर हम प्लांट में, अगर प्लांट है इसमें हम एथिफोन ई लिख रहा हूँ, इसका स्प्रे कर दें तो इसमें इथीन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है। ठीक है, तो रिलीज़ इथीन इन प्लांट्स, हम एथिफोन को स्प्रे करेंगे। और कहाँ ज़्यादा स्प्रे करते हैं, ज़्यादातर हम रबर प्लांट में इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो एथीन जब प्रोड्यूस होगा तो ये सारे फंक्शन जो हमने डिस्कस किए हैं, ये अपने फंक्शन जो है परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट वाला पार्ट जो एंड होता है। अब हम आगे जो है एनिमल वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे।